हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और पैसेजेस हम पढ़ रहे थे, है ना। 2 क्लासेस हमारी पैसेज की हो गई थी, ये तीसरी क्लास हमारी पैसेज की है। हमने 9 पैसेजेस कंप्लीट किए थे। जो भी डिस्कशन की चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी थी। कोशिश करेंगे आज सारे पूरे कर लें, सारे कंप्लीट कर लें, बाकी देखते हैं कितने होते हैं। और जो है आपका पैसेज की क्लास में स्वागत है। हमने जितने कर लिए थे बाकी देख लेते हैं इससे आगे। आई होप यू आर इन्जॉइंग, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और स्टार्ट करते हैं गाइज। लास्ट पैसेज हमने किया था 9 नंबर किया था हमने, 10 नंबर हमें करना था, है ना। ये हमारा 10 नंबर पैसेज है। बड़ा करने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, मुझे लगता है ठीक साइज़ का है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए फिर भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साहब। डेट वगैरह लिखी है, देख लो, 7/8/2025 को पूछा गया है। शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट है तीसरी, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पैसेज है। ठीक है, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा भारी पैसेजेस नहीं आ रहे हैं, बहुत बेसिक पैसेजेस आ रहे हैं। मैं हट जाता हूँ, चाहो तो आप पॉज करके इसको देख सकते हो, पॉज करने के बाद आप अपने हिसाब से चला लो इसको। ठीक है, एक चीज़ और, लास्ट वाली क्लास में माइक का थोड़ा इशू हो गया था, मतलब नॉर्मल आवाज़ है, विदाउट माइक आवाज़ है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा पार्ट 2 में। ठीक है, वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ईयरफोन्स वगैरह में बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेट नंबर 10 एक बार आप पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है पिछली 2 क्लासेस देखने की, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी उसी पर डिपेंड करेंगी। जैसे मैं ये पैसेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि जनरली हम क्या करते हैं, पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है ना। अगर हम ऑप्शन देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अब देखो, जैसे 46 नंबर है, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इस सेंटेंस में तुम्हें जरूरत ही नहीं है किसकी, 46 नंबर में तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है पैसेज की। जरा एक बार देखना, आपसे पूछा है करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही कैसा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है जैसा सब्जेक्ट चाहिए वैसे ही क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अगर ये एग्रीमेंट बनता है तो भाई सही है। तुमसे पूछा है करेक्ट सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, सही कौन सा है, मतलब 3 गलत होंगे और एक क्या होगा, सही होगा। जरा देखना, द क्विक जजमेंट्स, जजमेंट नहीं जजमेंट्स, मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ऑफ हो गई प्रपोजिशन, ये इसका क्या हो गया साहब, ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्स्ट्रा आ गया, व्हाट आई कॉल सिस्टम वन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इंफॉर्मेटिव हो गई बात, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन एक बात बताओ, क्विक जजमेंट्स, क्विक जजमेंट्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो इज आएगा या आर आएगा, बोले जी आर आएगा, इज तो गलत है। अगर इज गलत है तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया साहब, गलत हो गया। दूसरा देखना, दिस डिवीजन ऑफ लेबर वर्क वेल मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है बहुत अच्छे से काम करती है, साहब ब्ला ब्ला जो भी आप कह रहे हो। ऑफ प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो गया लेबर, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेबर हो गया, सब्जेक्ट क्या बना, दिस डिवीजन। डिवीजन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्क नहीं क्या आना चाहिए था साहब, वर्क्स आना चाहिए था। वर्क नहीं क्या आना चाहिए था, वर्क्स आना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। वर्क प्लूरल है, वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है, वर्क अपने आप में प्लूरल वर्ब है, उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। अगर बात क्लियर हुई तो वर्क का वर्क्स होगा, इसलिए ये भी गलत है साहब। तीसरा देखना, अंडरस्टैंडिंग दीज टू सिस्टम्स कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज, ठीक है साहब, व्हेन वी आर रिलाइंग टू मच ऑन इंट्यूशंस। मान लेते हैं साहब वी के साथ आर आया, कोई समस्या नहीं है, हमें शुरुआत में देखना है। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, वाक्य के शुरू में आया है, सब्जेक्ट हो गया साहब। उसके अलावा मैं कहूं अंडरस्टैंडिंग व्हाट, क्या समझना, दीज टू सिस्टम्स कैन हेल्प अस, ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात दी गई है। क्या अंडरस्टैंडिंग, इन 2 सिस्टम्स को जो है समझना। कैन हेल्प्स अस, अब देखो आपने कहा कैन के साथ हेल्प्स, भाई मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शू, 10 मॉडल्स होते हैं। इन 10 के 10 मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ कभी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। और अगर बात समझे हो, इतनी सी कहानी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं लगेगा, तो कैन हेल्प्स नहीं हो सकता साहब। इसका मतलब कौन सा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। अब मैं इसके बाद तुमसे कहूं कि कौन सा सही हुआ, फिर बोले साहब चौथा सही है। अब मैं तुमसे कहूं, अब कुछ बच्चे होंगे बोले जी मैं तो चेक करके देखूंगा कि चौथा सही है गलत है। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेक करके देख लो। पेपर में बहुत ज़्यादा पंचायती बनने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ थोड़ा समय कम होता है। तो अगर तुम चौथा ऑप्शन ना भी चेक करो, जब तुम्हें शुरू के तीनों में गलती मिल गई तो फिर चौथा ही क्या है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी हो तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम 2 सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एलोकेट्स आया, देखो एलोकेट के साथ एस एस लगा के उसको सिंगुलर बना दिया, बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। नहीं तो समस्या कुछ है ही नहीं, डी फॉर डॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हालांकि अब समय की समस्या धीरे धीरे कम हो गई। जब एसएससी ने कह दिया कि साहब 60 मिनट देंगे तो उसके बाद क्या ही समस्या, 60 मिनट तो भाई साहब इतना टाइम है, इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज आर रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें सही तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है साहब, वो बता दो, है ना। पहली बात तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन जो वाक्य के बीच में, सेंटेंस के कहा
सेंटेंस के बीच में जब हु आ जाए, हुम आ जाए, ठीक है साहब, विच आ जाए, व्हाट आ जाए, ठीक है, दैट आ जाए। हालांकि एज भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है सच के साथ जब आता है, और बट भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर लेता है, लेकिन इतना दूर नहीं जाना, कॉमन कॉमन ले लो। मैं अगर इनकी ही बात करूं, हु, हुम, विच, व्हाट और दैट, अगर ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आए तो कहते हैं हमने सही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बाकी किसका यूज किस लिए होता है बताते चलता हूं, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, जो काम की बात है वही बता पाऊंगा। जरा देखना, सिस्टम वन इज इंट्यूटिव मोड ऑफ थिंकिंग हु। भाई मोड ऑफ थिंकिंग की बात हुई है, मोड ऑफ थिंकिंग नॉन लिविंग है। अगर ये तुम समझ रहे हो कि ये नॉन लिविंग है तो एक बात भी समझना, नॉन लिविंग के लिए हु का प्रयोग नहीं करते, या कर दोगे। आप ध्यान रखना, हु और हुम इन दोनों का प्रयोग होता है किसके लिए? लिविंग के लिए। मैं तुमसे पूछूं विच और व्हाट, इन दोनों का प्रयोग होता है किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बात की बात है, हु और हुम लिविंग के साथ आएगा, विच और व्हाट किसके आएगा? नॉन लिविंग के साथ। बोले भैया दैट का क्या करें? दैट लिविंग के साथ भी सही है और नॉन लिविंग के साथ भी सही है, दैट दोनों के साथ सही है साहब। अगर तुम बात समझे तो जरा पहला वाला ऑप्शन देख लो, 47 का पहला वाला देख लो, गलत हो गया। दूसरा वाला देख लो साहब, आपने कहा द बाइसेस विच इन्फ्लुएंस आवर जजमेंट। बाइसेस मतलब बाइस एक शब्द है, मतलब किसी चीज को प्रिजुडाइज होना, किसी की तरफ विशेष आकर्षण होना, या मैं कहूं कि किसी तरफ आप थोड़ा सा ज्यादा, किसी एक चीज की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव होना, क्या है? बाइस है, बाइसनेस है। तो बाइस का मतलब है किसी चीज की तरफ क्या होना? झुकाव होना। तो खास झुकाव जो है हमारा, विच इन्फ्लुएंस आवर जजमेंट, अगर आप किसी चीज को लिए बाइस हो तो वो हमारे इन्फ्लुएंस को जज करता है। अब मैं आपसे कहूं बाइसनेस जो है वो लिविंग है नॉन लिविंग? अगर मैं किसी चीज की बाइसनेस की बात कर रहा हूं, ये नॉन लिविंग है, ये आपके अंदर आपका किसी तरफ झुकाव जो है वो नॉन लिविंग ही चीज है। किसी राम श्याम सीता गीता पर्सन की बात तो हो नहीं रही है। अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ विच सही होना चाहिए भाई, होना चाहिए, सच बिल्कुल सही होना चाहिए। मान लेते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि विच जो है वो नॉन लिविंग के साथ ही आता है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से बी फॉर बॉल ठीक हो गया। तुम्हें लगता है फिर भी मैं चेक कर लूं? सी और डी चेक कर लो साहब। आपने कहा हुम, मैं अभी बता के आया हूं कि हु और हुम किसके लिए आता है? लिविंग के लिए आता है। लेकिन देखना हुम से पहले क्या लिखा है? सिस्टम्स। अरे सिस्टम्स तो नॉन लिविंग होता है। सिस्टम्स, किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हो, या आप जो यहां पर बात चल रही है दो सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की, S1 जो लिखा था कुछ पता नहीं क्या था, लेकिन सिस्टम मतलब लिविंग है, नॉन लिविंग। सिस्टम मतलब नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग है तो उसके साथ हुम का प्रयोग क्या होगा साहब? गलत होगा। लास्ट देख लो, द एफर्टफुल मेंटल एक्टिविटीज हुज सिस्टम टू परफॉर्म्स। अब देखो फिर वही बात भाई, पहली बात तो हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। हुज तो रिलेटिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है, रिलेटिव एडजेक्टिव बन सकता है। हुज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, हुज रिलेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है? नहीं, आई नो द बॉय हुज पेन इज दिस, मैं उस लड़के को जानता हूं, हुज पेन इज दिस, जिसका ये पेन है। तो हुज पेन, पेन नाउन हो गया, उससे पहले हुज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हुज कभी भी प्रोनाउन के रूप में नहीं आता, रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में आता है। हुज एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के कहां रखा होगा? जस्ट पहले रखा होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। तो वैसे भी कहानी गलत हो गई साहब। अगर तुम ये बात समझे हो तो तुम्हें ये बात क्लियर है कि दूसरा आंसर होगा। मतलब पहला और दूसरा दोनों ही मैंने किससे सॉल्व कर लिए? ग्रामर से सॉल्व कर ली, पैसेज की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन देख लो साहब, देखते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। व्हाट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेलिबरेट। डेलिबरेट होता है किसी चीज को जानबूझकर करना, डेलिबरेटली कहते हैं ना, हमने कहते हैं डेलिबरेटली, यू हैव डन इट डेलिबरेटली, तुमने ये चीज जानबूझ के की है। तो डेलिबरेट का कॉन्टेक्स्ट तो वो हो गया। बाकी उसमें कह रहा है कि वर्ड डेलिबरेट का मतलब सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस क्या है साहब? देख लो, सिस्टम 2 इज द स्लोअर मोर डेलिबरेट मोड ऑफ थिंकिंग। सिस्टम 2 जो है वो कैसा है साहब? स्लोअर है, और मोर डेलिबरेट मोड है थिंकिंग का, सोचने का बहुत ज्यादा डेलिबरेट मोड है थिंकिंग का सिस्टम 2। अब डेलिबरेट का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल मोड है। यार पहली बात तो मोड ऑफ थिंकिंग एक्सीडेंटल हो नहीं सकता है ना। मोड ऑफ थिंकिंग किसी चीज को, कोई चीज सोच रही है, एक्सीडेंटल थोड़ी सोच लेगी कि कुछ भी सोच लिया। एक्सीडेंटल मतलब कुछ भी, अचानक से कोई आगे कोई बात, तो कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा। बाकी देख लेते आगे क्या है। जो है मोर स्लोअर एंड मोर डेलिबरेट मोड, यहाँ पे बाइस्ड से मीनिंग निकल सकता है। क्या डेलिबरेट होता है किसी चीज को जो है जानकर कर रहे हैं आप, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? क्विक एंड एफर्टलेस। देखो क्विक एंड एफर्टलेस तो बच्चे बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्सीडेंटल, और इसको तो काट ही लो। क्यों? क्योंकि तुम क्विक कह रहे हो, ऊपर तुम कह रहे हो सिस्टम कैसा है? स्लोअर है। तुमने स्लोअर कह दिया, फिर तुमने क्विक कह दिया, कैसे हो जाएगा साहब? स्लोअर और क्विकर एक साथ थोड़ी आ जाएंगे, तो गलत हो गई बात। बाकी मैंने कहा डेलिबरेटली मतलब होता है जानकर किसी काम को करना, ठीक है? और मैंने कहा इंटेंशनली
इंटेंशनली मतलब जानबूझकर करना, मेरी इंटेंशन थी उस काम को करने की, इसलिए मैंने उसको इंटेंशनली कहा। इंटेंशनली का मीनिंग भी क्या होता है, किसी काम को जानकर करना। दोनों मीनिंग सेम हो गए। अगर तुम ग्रामर से समझे हो तो तुम्हें ये बात भी क्लियर है कि आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो 48 का आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। इंटेंशनल और डेलिबरेट दोनों का सेम मीनिंग होता है ना। तो आंसर आ गया। फिर से वही बात, पैसेज की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जब तक ना पढ़े तब तक चला सकते हैं काम। जरा अगला देखना, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एंड्रोस। एंडोर्समेंट होता है, एंडोर्समेंट जैसे किसी को एड वेड मिलती है तो उसका एंडोर्समेंट आता है। खैर चलो, मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं पता, एक बार जरा देखना ऑप्शंस। फिर वही बात, अब मैं इसको रफ करता हूँ भाई, लिविंग विविंग को, है ना। फिलहाल मैं रफ करता हूँ। डिले नेगेटिव है, क्रिटिसाइज नेगेटिव है, रिजेक्ट क्या है, नेगेटिव है, और केवल एक चीज़ है क्या, अप्रूव पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव से चीज़ें सॉल्व कर सकते हो? मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा कि हमेशा सही होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी इस बात की है कि ठीक हो सकता है। बाकी जो है सेंटेंस पढ़ के देख लो, पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है तो सेंटेंस पढ़ना जरा। सिस्टम 2 इज मोर मैथेडिकल एंड रेशनल। सिस्टम 2 जो है मैथेडिकल और रेशनल ज्यादा है। रेशनल मतलब, रेशनल होता है तार्किक, जो लॉजिकल सोच पाए, तर्क के आधार पर सोच पाए, उसको रेशनल कह रहे हैं हम। बट इट इज ऑल्सो लेजियर, लेकिन सिस्टम 2 लेजियर भी है। सिस्टम 2 जो है, पता नहीं क्या कह रहे हैं सिस्टम 2, लेकिन सिस्टम 2 के बारे में कह रहे हैं कि वो मैथोडिकल है और जो है रेशनल है। मैथोडिकल मतलब मेथड के हिसाब से चलता है, रेशनल मतलब तार्किक, लॉजिक के हिसाब से चलता है, और लेकिन साथ में क्या भी है, लेजियर भी है। अब सीधी सी बात है, कोई चीज अगर लॉजिकल ज्यादा सोच रहा है, कोई चीज जो टेक्निकल एकदम तरीके से चल रहा है, तो वो टाइम भी लेगा उसको काम को करने में। इट प्रेफर्स टू एंडोर्स द इंट्यूशंस ऑफ सिस्टम रेदर देन क्वेश्चन देम। क्या? इट प्रेफर्स टू एंडोर्स द इंट्यूशंस, जो सिस्टम के अंदर इंट्यूशंस हैं, ये भी एआई की ही बात चल रही है, जो सिस्टम के अंदर इंट्यूशंस है वो उनको एंडोर्स करता है। एंडोर्स करता है मतलब क्या, रिजेक्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, डिले करता है या अप्रूव करता है। फिर वही बात, तीनों जो है नेगेटिव हैं साहब, एक ही केवल क्या है, पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं जानते तो भाई मीनिंग समझ लो, कुछ तो तुम्हें पता होना ही चाहिए ना, कुछ तो पता होना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके तुम्हें भगवान जी बता देंगे कि ये लगा दो, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तुम्हें मीनिंग पता, अच्छी बात है। हालांकि एंडोर्समेंट का मतलब यही है, एंडोर्समेंट का मतलब अप्रूवल से ही है। वो क्या करता है, अप्रूव करता है सिस्टम को, ब्ला ब्ला ब्ला। अगला देख लो साहब, 50 नंबर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ड्रॉबैक ऑफ सिस्टम 1। ड्रॉबैक सिस्टम 1 का क्या है साहब? अब देखो वो वाली बात है, हमने 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, है ना, तुमने नहीं पढ़ा, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि तुम ऑप्शन को किस नजरिए से देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा या हर एक पैसेज में होगा। जैसे इससे पिछला नंबर वाला पैसेज जो हमने सॉल्व किया था, आज नहीं कल की क्लास में किया था, तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये पैसेज हमने सॉल्व करा, हमारे पास नहीं है ऑप्शन। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा? अरे एक बार क्वेश्चन देखो तो सही। क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ लिया, हमारा क्वेश्चन है, रिलेटिव प्रोनाउन पूछ लिया, अभी पीछे क्वेश्चन में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पूछ रखा था, क्लास नंबर 2 में आप देखोगे, ग्रामर का क्वेश्चन है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कैसी सिचुएशन है। अब जैसे माना इस वाले पैसेज की बात करूं, यहां पे हमें इस क्वेश्चन में जाके लगा कि हमें जरूरत पड़ेगी पैसेज की, और तुम इसके बाद तुम्हें लगता है कि ड्रॉबैक क्या है सिस्टम 1 का, तो अब तुम ये सोचो, अगर तुमने 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए, तो जब तुम अब पैसेज में जाओगे तो तुम केवल एक बात सोच के जाओगे, क्या, कि सिस्टम 1 थिंकिंग क्या है, बस ये बता दो। ड्रॉबैक क्या है सिस्टम 1 थिंकिंग का? अब सिस्टम 1 थिंकिंग का ड्रॉबैक क्या है? केवल तुम्हें एक बात ढूंढनी है पैसेज में, ऑलमोस्ट तुम्हारा पैसेज क्लियर है, ठीक है। बाकी बोले भैया फिर और कुछ ना पढ़े, अगर तुम्हारे पास समय है, जैसे कि समय अब 60 मिनट दे रहा है, 80 तो बहुत है, तो पैसेज पढ़ लो पूरा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है वो चीज, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं पैसेज की बात करूं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, खुद ही बता देगा वो, ठीक है। मच ऑफ द डिसीजन इन दिस बुक इज अबाउट बाइसेस ऑफ इंट्यूशंस, ठीक है। जो इस बुक में, कोई किताब है जिसके अंदर डिस्कशन की बात चल रही है, इस किताब में जो अधिकतर डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? बाइसेस। बाइसेस का मतलब किसी चीज के लिए तुम्हारा विशेष आग्रह, विशेष तुम्हारा एक विशेष बिहेवियर, है ना, तुम्हारा प्रिजुडाइज होना किसी चीज की तरफ की, यार ये चीज मेरा झुकाव जो है इस तरफ है, तो उसको जो है बाइस कहा गया, बाइसेस ऑफ इंट्यूशंस, ठीक है साहब। इंट्यूशन का बाइस होना, इंट्यूशन मतलब तुम्हारे अंदर से जो कोई चीज आ रही है उसको इंट्यूशन कहा गया है, ठीक है। हाउएवर द फोकस, अगर हम बहरहाल बात करें किसकी, द फोकस की, हाउएवर द फोकस ऑन बाइसेस डज नॉट मीन दैट इंट्यूशन इज ऑलवेज रॉन्ग, फार फ्रॉम इट। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हम फोकस करें बाइसेस पे, कि अगर हम ये कहें कि हम किसी चीज को लेके बाइस हैं, डज नॉट मीन, उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे अंदर जो इंट्यूशन है, हमारा जो मन कह रहा है, हमारा जो इंट्यूशन कह रहा है, इज ऑलवेज रॉन्ग,
इज ऑलवेज रॉन्ग। ये नहीं कह सकते कि हमारा इंट्यूशन जो कह रहा है, हमारा मन जो कह रहा है किसी बात को, हमेशा गलत है, नहीं, फार फ्रॉम इट, इससे बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं हमेशा गलत है, लेकिन क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा, अधिकतर समय की बात करें, द क्विक जजमेंट्स ऑफ अवर इंट्यूशन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, क्विक जजमेंट्स, अचानक से जजमेंट लेना, एकदम से, तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, तुरंत जजमेंट लेना है, ठीक है। व्हाट आई कॉल सिस्टम वन, भाई साहब देखो, अब यहां से पता चला सिस्टम वन को क्या कहते हैं। अब पता क्या, अब जैसे मान लेते तुम पहले पैसेज पढ़ रहे होते, तुमने पहले पैसेज पढ़ना शुरू करा होता, तुम खुद बताओ, तुम ये ध्यान रखते, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें ये समझ में आया कि सिस्टम वन किसको कहते हैं, क्विक जजमेंट्स ऑफ आवर इंट्यूटिव माइंड। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कहीं बाद में सिस्टम वन तो नहीं पूछ लेगा, सिस्टम वन पूछ लेगा, तुम इसको ध्यान में रख के चल रहे हो कि सिस्टम वन वाली लाइन यहां थी। लेकिन फिर वही बात, अगर तुम्हारे दिमाग में पैसेज के क्वेश्चंस हैं तो आधे तो सॉल्व हो गए, जो रह गए उनको लेके चलो। जैसे उसने पूछा कि सिस्टम वन का ड्रॉबैक क्या है, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि सिस्टम वन का ड्रॉबैक क्या है, आ जाओ जरा। उसने कहा क्विक जजमेंट जो हम लेते हैं वो सिस्टम वन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और वो कह रहा है आर एक्यूरेट इनफ टू हेल्प अस नेविगेट द वर्ल्ड। जो हम जो क्विक जजमेंट लेते हैं छोटे मोटे काम के लिए, वो इनफ एक्यूरेट होते हैं, ठीक ठाक एक्यूरेट होते हैं, नेविगेट द वर्ल्ड, इस दुनिया को नेविगेट करने के लिए कि क्या करना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, सब चीजें। दिस सिस्टम ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड क्विकली, और ये जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और क्विकली ऑपरेट होता है, हमारा दिमाग इस चीज़ को समझ पाता है, ठीक है, विद लिटिल और नो एफर्ट। और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं है, क्विक जजमेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी डिफिकल्टी की बात नहीं हुई, नॉर्मल बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड सिस्टम टू इज स्लोअर, दूसरे हैंड पे हम बात करें सिस्टम टू की, कि सिस्टम टू जो है वो क्या है, स्लोअर है साहब। सिस्टम टू कैसा है, स्लोअर है। मोर डेलिबरेट मोड ऑफ थिंकिंग, मोर डेलिबरेट, एक जो है सिस्टम टू है वो मोर डेलिबरेट मोड ऑफ थिंकिंग है। अब यहां से डेलिबरेट मोड ऑफ थिंकिंग की बात हुई, तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा डेलिबरेट का मतलब क्या है, तो तुमने पहले में देख लिया कि पहला वाला क्विक है, तो दूसरा वाला कैसा होगा, बोले जी स्लो होगा, ठीक है। पहला वाला क्या कर रहा है, क्विक इनफ, ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा है और एकदम से सोच पा रहा है, तो दूसरा वाला डेलिबरेट मोड का मतलब क्या होगा कि भाई वो और गहनता से सोच रहा है, और जो है सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, इस तरीके की बात है। नेक्स्ट देखो, इट एलोकेट्स अटेंशन टू एफर्टलेस मेंटल एक्टिविटीज, और ये क्या करता है, एफर्टफुल मेंटल एक्टिविटीज को अटेंशन देता है, सच एज सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्या को सॉल्व करना है तो सिस्टम टू की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम वन से काम नहीं चलेगा। सिस्टम वन तो क्विक डिसीजन, ये सामान नीचे पड़ा उठा के रख लेता हूँ, सब्जी लेने जाना, चला जाता हूँ, 5 मिनट वापस आ जाऊंगा। सिस्टम वन। सिस्टम टू, यार ये मैथ्स का सवाल अटक गया, पता नहीं क्या हो गया, 15 मिनट से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आप कह रहे हो सिस्टम टू इज मोर मैथोडिकल एंड रेशनल, तार्किक ज्यादा है ना, मैथोडिकल ज्यादा है, बट इट इज ऑल्सो लेजियर, ये लेजी भी है, जो स्लो भी चलता है। इट प्रेफर्स टू एंडोर्स द इंट्यूशन ऑफ सिस्टम वन रेदर देन क्वेश्चन देम। भाई साहब ये देखो, ये कह रहा है कि सिस्टम टू जो होता है, सिस्टम टू प्रेफर करता है टू एंडोर्स द इंट्यूशन ऑफ सिस्टम वन। सिस्टम वन, तुमने कोई चीज सोची दिमाग में, है ना, और उसके बाद उसके ऊपर तुम अगर गहन अध्ययन करने लग गए, गहन विचार करने लग गए, तो जो सिस्टम टू है वो क्या करेगा, वो सिस्टम वन के जो तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं उस विचार को ही आगे बढ़ा देगा। मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं करेगा कि सिस्टम वन ने जो सोचा है वो गलत भी हो सकता है, सिस्टम टू उसी विचार को खोल के रख देगा, अच्छा इसके बारे में ये चीज हो सकती है, ये कहना चाह रहा है वो एक तरीके से, ठीक है। और दिस डिवीजन ऑफ लेबर वर्क्स वेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ये इस तरीके से जो बांट रहे हैं हम सिस्टम वन सिस्टम टू के हिसाब से, कि भाई सिस्टम टू जो सिस्टम वन में आया उसी को खोल के रख देगा, उस पर सवाल नहीं करता वो कि ये गलत भी हो सकता है। क्या, लेबर वर्क्स वेल मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर टाइम एक अच्छा काम करता है, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स, ये क्या भी क्रिएट करता है, प्रेडिक्टेबल एरर्स, कई बार इसमें गलती भी हो जाती है साहब, बिकॉज सिस्टम वन इज प्रोन टू बाइसेस एंड स्नैप जजमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। सिस्टम टू क्या कर रहा है, सिस्टम वन की जो सोची हुई चीज है उसको क्या कर दे रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा है, उसको और खोल के रख दे रहा है। वो ये कह रहा है कि कई बार सिस्टम वन जो है वो क्या है, क्विक है, सिस्टम वन क्या है, क्विक इनफ है ना, एक्यूरेट इनफ, और आप कह रहे हो क्विक जजमेंट लेता है। सिस्टम वन कैसे जजमेंट लेता है, क्विक, अगर जल्दी में तुमने जजमेंट लिया और कई बार वो गलत हो गया, कई बार वो क्या हो गया, गलत हो गया, तो सिस्टम टू ये नहीं कहेगा कि ये गलत है, ये गलत भी हो सकता है, सिस्टम टू कहेगा कि ये जो तूने बात सोची इसको आगे वो खोल के रख देगा। तो वही कह रहा है, बिकॉज सिस्टम वन इज प्रोन एंड बाइस्ड एंड स्नैप जजमेंट्स, एकदम तेजी जजमेंट लेगा, तो हो सकता है वो बाइस्ड भी हो, तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो। जब तुम कोई चीज सोचते हो कि मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, तो वो तुम्हारे दिमाग के हिसाब चल रही है कि यार मुझे ये चीज पसंद है तो ऐसे कर लेता हूं, तो वो जजमेंट कैसा होगा, बाइस हो सकता है साहब। नेक्स्ट, वी ऑफन मेक डिसीजंस दैट आर नॉट एज रैशनल एज वी बिलीव। कई बार ऐसा होता है वो डिसीजन इतने रैशनल नहीं होते, इतने तार्किक नहीं होते, इतने लॉजिकल नहीं होते जितना हम सोचते हैं, क्योंकि जल्दी में सोचा है। अंडरस्टैंडिंग दीज टू सिस्टम्स कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज व्हेन वी आर रिलाइंग टू मच ऑन
इंट्यूशंस, और ये जो सिस्टम्स है हमें इस बात को बताते हैं कि हम कब बहुत ज़्यादा रिलाई हो रहे हैं किस पे, इंट्यूशंस पे, एंड व्हेन वी नीड टू एंगेज इन मोर डेलिबरेट थिंकिंग, और कब हमें और ज़्यादा डेलिबरेटली सोचने की आवश्यकता है। आ जाओ जरा, मैंने कहा था सिस्टम 1 की थिंकिंग का क्या ड्रॉबैक है, इट ऑलवेज लीड्स टू जो है इनकरेक्ट डिसीजन। क्या सिस्टम 1 हमें इनकरेक्ट डिसीजन पे हमेशा पहुंचाता है? उसने शुरू में ही कहा था साहब ये एक्यूरेट इनफ है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, पूरा तो नहीं है लेकिन हाँ एक्यूरेट इनफ है। तो पहली वाली लाइन तो गलत हो गई। दूसरा, इट रिक्वायर्स टू मच मेंटल हेल्थ, भाई सिस्टम 1 में तो मेंटल हेल्थ चाहिए ही नहीं, तुरंत डिसीजन आता है तुरंत, समझे। तीसरा देखो, इट कैन बी प्रोन टू बाइज्ड एंड स्नैप जजमेंट, ठीक है। इट कंप्लीटली रिप्लेसेस सिस्टम 2 इन डिसीजन मेकिंग, सिस्टम 2 की डिसीजन मेकिंग में कंप्लीटली चेंज आ जाता है, जबकि उल्टा है, सिस्टम 2 की जो डिसीजन मेकिंग है वो सिस्टम 1 के आधार पर चलती है। तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा सही हो गया साहब? सी फॉर कैट सही हो गया। कौन सा सही हो गया साहब? सी फॉर कैट सही हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, पैसेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो 11 नंबर पे आ जाओ साहब, छोटा सा पैसेज है, ठीक है, नहीं बहुत छोटा सा पैसेज है, आसान सा पैसेज है, चले आगे। बताओ, बहुत टाइम नहीं लूंगा इसको, तो ऐसे ही निपटा दूंगा हवा में ही, ठीक है। और मुझे लगता है तुम्हें सॉल्व करना है, बोले जी मैं तो पहले सॉल्व करूंगा, पॉज कर लो, पॉज करने के बाद आंसर लगा लो, फिर उसके बाद कर लेंगे चर्चा। क्या, इन ए स्मॉल विलेज अ गवर्नमेंट स्कूल हैज बिकम एन एग्जांपल ऑफ क्लीन एनर्जी यूज। स्मॉल विलेज में गवर्नमेंट स्कूल क्या बन गया? एग्जाम्पल बन गया किसका? क्लीन एनर्जी यूज का एग्जाम्पल बन गया साहब। अच्छी बात है यार, तो बढ़िया बात है। द स्कूल यूजेस सोलर पैनल, स्कूल ने क्या यूज किए? सोलर पैनल यूज किए, पंखे चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, और कंप्यूटर्स चलाने के लिए भी सोलर पैनल्स का यूज किया गया। इससे क्या हुआ? स्कूल ने क्या करा? स्कूल ने पैसे बचाए, जब सोलर पैनल से सब कुछ चल रहा है तो बिजली का बिल नहीं देना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचाया उससे, ठीक है, नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पैसे बचाए, मनी, पैसे बचे, तो उन्होंने क्या किया पैसे के? टू बाय बुक्स, उसने उस पैसे से किताब खरीदी, है ना, और क्लासरूम्स इंप्रूव किए, जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है क्लास में, भाई सीट कम है तो सीट लगा दिया, जो भी है, ब्ला ब्ला। द टीचर्स ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स, टीचर ने बच्चों को यह भी बताया कि सोलर एनर्जी काम कैसे करती है, और ये हमारे प्लेनेट के लिए सोलर एनर्जी अच्छी क्यों है, ये बात सिखाई। स्टूडेंट्स ने सीखा कि सोलर पावर जो है उससे पॉल्यूशन भी नहीं होता, सोलर पावर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ठीक है, जैसे कोयला और पेट्रोल करता है ऐसा पॉल्यूशन नहीं करता सोलर पावर। और स्कूल जो है आसपास, स्कूल ने आसपास के घरों को भी क्या किया? इंस्पायर किया कि यार स्कूल जो है सोलर पैनल पे चल सकता है, तो हम भी चल सकते हैं, कि वो भी अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवाएं। और इस चेंज की वजह से जो पूरा गांव है वो और ज्यादा क्या हो गया? क्लीन से क्लीनर हो गया और ज्यादा, ठीक है, नहीं, और एनवायरमेंट के प्रति गांव पूरा का पूरा अवेयर हो गया साहब। उसके बाद आने वाले दिनों में क्या हुआ? जो जब क्या नाम है क्लाउडी डेज आए, वेदर वगैरह जो है क्लाउडी हुआ, सूरज नहीं निकला, लेकिन सोलर पैनल, सोलर बैटरीज वगैरह इतनी हो गई, उन्होंने बैटरी लगा रखी थी, तो वो इतनी ऊर्जा स्टोर कर लेती थी अपने अंदर, जिससे क्या हो, स्कूल की जो बेसिक जरूरतें हैं एक दो दिन बाद बादल बादल आ जाने की वजह से चल जाए, दिक्कत ना आए। विद स्मॉल स्टेप्स लाइक दिस, और ऐसे स्टेप्स से, छोटे छोटे स्टेप्स से क्या होगा? मोर स्कूल्स एंड होम्स कैन हेल्प प्रोटेक्ट नेचर, और स्कूल जो है और घर जो है क्या कर सकते हैं? नेचर को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं, और बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, और एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। आसान सा पैसेज था साहब, बताओ जरा। पहला क्वेश्चन, एनर्जी, व्हाट एनर्जी सोर्स डज द स्कूल यूज, कौन सा एनर्जी सोर्स स्कूल यूज करता है? बताओ भाई साहब, सोलर यूज करता है, और क्या यूज करेगा? नेक्स्ट देखो, स्कूल डू सेव्ड इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या करते थे? बताओ। स्कूल डू विद द सेव्ड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा सेव इलेक्ट्रिसिटी मनी का क्या करते थे? सेव इलेक्ट्रिसिटी मनी से बुक्स खरीदते थे, और क्लासरूम्स को भी इन्होंने क्या किया? इंप्रूव किया। सोलर एनर्जी बेटर कैसे है? कोल से, भाई सोलर एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं होता, कोल से होता है। चीपर है, सस्ता है, नहीं है, और इजियर टू स्टोर है, नहीं है, बॉटल्स में अवेलेबल होता, नहीं, ये क्या? इट डजंट कॉज पॉल्यूशन, सोलर एनर्जी पॉल्यूशन नहीं करती। स्कूल, कितना हल्का पैसेज था भाई, जिसके शिफ्ट में आया होगा मौज आ गई होगी, समझे। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द स्कूल इंस्पायर विलेजर्स टू डू, स्कूल ने विलेजर्स को क्या इंस्पायर किया? कि नई यूनिफॉर्म खरीदो, कम पानी यूज करो, या सोलर पैनल इंस्टॉल करो, सोलर पैनल इंस्टॉल करो। स्कूल क्लाउडी डेज में क्या करता था? अपनी जो बची हुई जो है उनकी इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसको यूज कर लेता था। कैसे? व्हाट हेल्प द स्कूल ऑन क्लाउडी डेज, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सिटी, शहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, नहीं। दूसरे स्कूल से पंखे ला दे रहे थे, नहीं। सोलर बैटरीज का यूज कर रहे थे, सोलर बैटरी, उन्होंने बैटरी लगा रखी थी जिससे बैटरी चार्ज हो जाती थी सोलर से, उस बैटरी का यूज कर लेते थे क्लाउडी डेज में। इतना आसान सा पैसेज था साहब। आ जाओ जरा 12 नंबर, पढ़ोगे या मैं ही करा दूं? थोड़ा बड़ा कर दूं अगर इजाजत हो तो। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ जरा,
द राइज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज, चाहो तो पॉज करके भाई देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा देता हूं, अगर तुम्हें लगता है आवश्यकता है पॉज करने की, यू कैन पॉज एंड बेसिकली रीड द पैसेज, और उसके बाद जो मैं बताऊं उसको उससे रिलेट कर पाओगे तो रिलेट कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आ जाओ जरा। द राइज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है, जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक से है, जेनेटिक का मतलब है किससे है, अनुवांशिक से। कहां लिखूं, लिखना क्या, जेनेटिक में जीन आया ना, जेनेटिक में क्या है, जीन, जीन का मतलब किससे ही है, जीन से है, जीन्स मतलब अनुवांशिकता। ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अनुवांशिकता से रिलेटेड इंजीनियरिंग है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके राइज की बात कर रहे हैं, उसके बढ़ने की बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के राइज से क्या हुआ है, हैज रीडिफाइंड व्हाट इज साइंटिफिकली पॉसिबल। उसने ये हमें रीडिफाइन करा है फिर से हमें बताया है कि क्या क्या चीज साइंटिफिकली पॉसिबल है, बट नो नेसेसरली व्हाट इज एथिकल एक्सेप्टेबल। और बोले साइंटिफिकली पॉसिबल तो बहुत सी चीज हो गई, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो चीज जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल हो वो एथिकली भी एक्सेप्टेबल हो। मतलब साइंस ने तो कर दिया, लेकिन क्या उस बात को सामाजिक रूप से एक्सेप्ट करा जा सकता है, हाँ या नहीं? ये बात अभी जो है हम नहीं कर पाए, कि हम ये नहीं देख पाए कि नेसेसरी तो है लेकिन एथिकली एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल कोई चीज हो गई है। वाइल जीन एडिटिंग ऑफर्स होप इन ट्रीटिंग इनहेरिटेड डिसीज। क्या कि जो जीन एडिटिंग है, अगर किसी के जीन्स बदल दिए जाए, किसी के क्या बदल दिए जाए, जीन एडिटिंग, जीन्स बदल दिए जाए, पॉसिबल, साइंस के साथ साथ धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होता है, ट्रीटिंग इनहेरिटेड डिसीज, जन्मजात कोई डिसीज है, इनहेरिटेड उसके अंदर कोई डिसीज है, तो उसको चेंज करने में कई बार होता है कि उसको चेंज, मतलब उससे बचाने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप जीन एडिटिंग करें तो पॉसिबिलिटी है कि कई बार ऐसा हो जाए कि इनहेरिटेड डिसीज से बचा जा सके। एंड इंप्रूविंग क्रॉप रेजिलियंस, ठीक है नहीं, और क्या हो सके साहब, रेजिलियंस आ सके, मतलब या फिर ऐसा कहो कोई बीमारी है लेकिन उस बीमारी को एक्सेप्टेंस की क्षमता आ जाए। कुछ रेजिलियंस मतलब किसी चीज को लेकर एक्सेप्टेंस, एकदम एकदम फ्लेक्सिबल होना किसी चीज के लिए, कि हाँ ठीक है, मैं ये बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है। इट ऑल्सो रेजेस प्रोफाउंड मोरल क्वेश्चंस, और ये क्या भी जो है खड़ा करता है तुम्हारे सामने, मोरल क्वेश्चंस भी खड़ा करता है। जीन एडिटिंग जो है मोरल क्वेश्चंस भी खड़ा करता है। मतलब तुम सोचो ना यार, अगर किसी मनुष्य की जो बेसिक इकाई है जिससे वो बना है, किससे बना है, जीन से बना है, और तुम उसी को एडिट कर दे रहे हो, तो ये मोरल क्वेश्चन तो खड़ा होता है कि भाई एक मोरल क्वेश्चन, नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या शुड वी एडिट जीन्स, क्या हमें जीन्स को एडिट करना चाहिए? ठीक है। एनहेंस इंटेलिजेंस और फिजिकल एबिलिटी, क्या क्या हमें जीन्स को जो है एडिट करना चाहिए? अगर मैं कह रहा हूं कि आप कर रहे हो किसी डिसीज के लिए, कि एक आदमी की जान बच जाएगी, किसी आदमी के अंदर इनहेरिटेड डिसीज है, उससे बचाने के लिए, तो भाई कर लो, क्योंकि जान तो बचानी है किसी की। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या हमें जीन्स एडिट करना चाहिए, किसके लिए? टू एनहेंस इंटेलिजेंस, किसी की इंटेलिजेंट को एनहेंस करने के लिए, फिजिकल एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। ये चीज़ गलत है। दिमाग जिसको जितना मिला है, दिमाग बढ़ाने के लिए, फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर तुम जीन्स एडिट कर दे रहे हो तो क्या ये चीज़ ठीक है? सोच के देखो। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन थेरेपी एंड एनहेंसमेंट? कह रहा है कि हम लाइन कहां खींचें, कैसे पता चले कि ये चीज ठीक है गलत है? एक तो थेरेपी है जो किसी के इलाज के लिए करी जा रही है, एक आप कह रहे हो क्या एनहेंसमेंट, किसी के जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, बोले कल इसको मजबूत कर दो, कल को ये वहां चला जाएगा या वो गेम खेल रहेगा, ऐसा कर लेगा, वो चीज गलत है। वो कह रहा है दीज क्वेश्चंस रिमेन अनसेटल्ड, ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होते हैं। Some argue that altering the human genome for non-medical reasons may lead to new form of inequality. कुछ लोग ये कहते हैं altering the human genome, altering जो है, अगर human genome को alter कर दें, बदल दे, alter मतलब बदलने से है, अगर human genes को बदल दिया जाए तो क्या नॉन मेडिकल रीजंस की वजह से, मेडिकल रीजन है तो बात अलग है कि भाई उसकी जान बचानी है, लेकिन नॉन मेडिकल रीजन की वजह से अगर उसको बदल दें तो इससे क्या होगा, may lead to a new form of inequality, और इससे क्या बन जाएगा, एक नई इक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी साहब। किसी को तुमने जीन्स बदल के ज्यादा मजबूत बना दिया तो सामने वाला अनइक्वल हो गया, एक नई इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई, चाहे माइंड से हो चाहे फिजिकली हो। ठीक है। वेयर द जेनेटिकली मॉडिफाइड हैव सोशल एडवांटेजेस ओवर अदर, जहां पर क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कोई व्यक्ति है उसके पास सोशल एडवांटेज होंगे, ठीक है नहीं, ओवर अदर्स। बिल्कुल सही बात है, समाज में सोशल एडवांटेज उसको मिलेगा, चाहे मानसिक रूप से मिले चाहे शारीरिक रूप से मिले, लेकिन मिलेगा। तो ये चीज गलत है, उसको सोशल एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ तुमने उसके जीन्स बदल दिए साहब, गलत। नेक्स्ट, अदर फियर्स अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, और कुछ लोग इस बात का भी फियर करते हैं कि कई बार उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जीन्स बदल रहे हो सकता है गलत हो जाए मामला कुछ, है ना, तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। वंस अ जीन इज चेंज, एक बार जब जीन्स जो है चेंज किए जाते हैं, एक बार जब जीन्स जो है चेंज, एक सेकंड रुकना गाइस, ना एक सेकंड रुकना, हेलो, हाँ मैं भैया इस पे, ये जामा स्टोर है, जामा स्टोर पे दे दो। ठीक 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 ठीक। सॉरी गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट ना, एक बार कॉल आ गया था, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
गलत हो गया, हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आ जाओ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं जब तुम किसी के जीन चेंज करते हो, ठीक है नहीं, तो इट में रिपल थ्रू जनरेशंस। ऐसा नहीं है कि वो एक बार चेंज हो गया, तुमने किसी के जीन्स चेंज किए, कल को उसके बच्चे होंगे, वो उसमें भी तो जीन्स वही जाएंगे जो चेंज्ड हैं, तो वो जनरेशन तक चल सकते हैं जो तुमने जीन्स चेंज करे हैं। और सिंस ऑफन मूव्स फास्टर देन साइंस ऑफन मूव्स फास्टर देन लेजिस्लेशन। कई बार साइंस जो है वो किससे तेज चलती है? लेजिस्लेशन मतलब कानून, नियम, विधान, कानून से तेज चलती है कई बार साइंस। अब इस चीज़ के लिए कोई कानून नहीं है। एक मतलब एक बेसिक बात मैं तुमसे कहूँ, क्योंकि कोई कहेगी मैंने तो मेडिकल के लिए चेंज कराया था जी, कुछ भी है, तो कह रहा है कि साइंस जो है कई बार तेज चलती है नियम से। ठीक है, क्या होगा? लिविंग एथिकल फ्रेमवर्क लैगिंग बिहाइंड। एथिकल फ्रेमवर्क मतलब नैतिक रूप से तो अगर तुम देखो ये चीज गलत है, और ये नैतिक रूप से चीज पीछे रह गई। एथिकल फ्रेमवर्क कहां रह गया? पीछे रह गया, बिकॉज ऑफ साइंस इज गोइंग फास्टर देन लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ट्रू प्रोग्रेस लाइज नॉट इन व्हाट वी कैन डू। ट्रू प्रोग्रेस उसमें नहीं है व्हाट वी कैन डू, क्या हम क्या कर सकते हैं। ट्रू प्रोग्रेस किसमें है? ट्रू प्रोग्रेस है इन व्हाट वी चूज टू डू रेस्पॉन्सिबली। हम रेस्पॉन्सिबली क्या चीज कर रहे हैं, उसमें ट्रू प्रोग्रेस है। एज विद ऑल पावरफुल टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग डिमांड्स कॉशन। पावरफुल टूल्स हमारे पास है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी डिमांड करती है? कॉशन, चौकन्ना होने की, गलत नहीं करना हमें, है ना, रिफ्लेक्शन। उसके अलावा एंड अ शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, और हमें ह्यूमन वैल्यूज के आधार पर चीजों को यूज करना है, ऐसा नहीं कि अपने फायदे के लिए तुमने कुछ कर लिया, वो चीज गलत है। साहब ऑप्शन देख लो, कितना आसान काम है। जरा पहला देखना जरा, आपने कहा व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल कंसर्न क्या है, बताओगे? कोई भी मुझे बता दे कि पैसेज का सेंट्रल कंसर्न क्या है। पैसेज का सेंट्रल कंसर्न क्या है? जीन थेरेपी की कॉस्ट क्या है? गवर्नमेंट को साइंस को कंट्रोल करना चाहिए, है ना, मेडिकल डिवाइसेस को एडवांस करना चाहिए। अरे एडवांस है मेडिकल डिवाइस साहब, ये आंसर है। एथिकल यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का एथिकल, नैतिक रूप से प्रयोग करना है, गलत प्रयोग मत करना उसका। ऑथर सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है? अबाउट यूजिंग जीन्स टू एनहेंस ट्रेट। ऑथर क्या कहता है? जीन एनहेंस ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब तुम्हारे अंदर के जो नेचर है, तुम्हारा जो ट्रेट है, उसको एनहेंस करना जो है कि उसको जीन्स को यूज करके। क्या ऑथर की क्या राय है? क्या ये चीज सही है गलत है? ऑथर क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। जरा देख लो कहां गलत कह रहा है। इससे क्या है? ग्लोबल हेल्थ इंप्रूव होगी। नियम जो है, लॉ जो है इसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, इससे बेनिफिट होता है सोसाइटी को। या फिर आप ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी ऐसा करने से? इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी, सीधी सी बात है, ये ऑप्शन दे रखा है। एथिकल फ्रेमवर्क स्ट्रगलिंग टू कीप अप। व्हाई आर एथिकल फ्रेमवर्क्स स्ट्रगलिंग टू कीप अप? जो एथिकल फ्रेमवर्क है, नैतिकता जो हमारी है, वो क्यों स्ट्रगल कर रही है? टू कीप अप मतलब बनाए रखने के लिए, उसको नैतिकता को बनाए रखना है, नैतिकल जो एथिकल फ्रेमवर्क है उसको बनाए रखना क्यों मुश्किल हो रहा है भाई साहब? क्योंकि साइंटिस्ट इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि साइंस प्रोग्रेस कर रही तेजी से, या फिर लॉज आर फास्टर देन रिसर्च। सॉरी, लॉज आर फास्टर देन रिसर्च। नियम जो है वो तेज है? नहीं, नियम तेज नहीं है, साइंस तेज है। क्या तेज है? साइंस तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, इतने तेजी से नियम नहीं बढ़ पाया आगे, इसलिए हमारा आंसर डी फॉर डॉग बनेगा। नेक्स्ट देख लो, व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई अबाउट जीन एडिटिंग? ये लॉन्ग टर्म होगा गाइस, मैं कह रहा हूं क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कह रहा जो है जीन एडिटिंग का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है? जीन एडिटिंग का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है बताओ? जीन एडिटिंग का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये है कि ये फ्यूचर जनरेशन तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये है कि इट कैन अफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस टू। ठीक है साहब, नेक्स्ट आओ। ऑथर के मैसेज को बेस्ट कैप्चर कैसे कर सकते हैं आप बताओ? सबसे जो है बेस्ट किस तरीके से ऑथर ने जो मैसेज दिया है? ऑथर ने कहा सारी की सारी साइंस सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात है तभी तो वो डिस्कस कर रहा है इतना सारा। नेक्स्ट, एडिट नाउ रिग्रेट लेटर। बताओ, एडिट नाउ और रिग्रेट लेटर, क्या अभी अपने चीज को एडिट करो, बाद में रिग्रेट करना? भाई किसी चीज ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी के लिए वो रिग्रेट हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो, है ना। किसी ने जो है मसल्स वगैरह बना ली, अपना कुछ ज्यादा ले लिया, कुछ फायदा उठा लिया उसका, वो चीज उसके लिए तो पॉजिटिव जा रही है, तो परमानेंट रिग्रेट नहीं है। मतलब इलाज के रूप में भी तो यूज हो रहा है, तो उसके लिए तो रिग्रेट नहीं है, ऐसा कह लो। या फिर एक्ट फास्ट एंड इनोवेट। एक्ट फास्ट एंड इनोवेट, तेजी से एक्ट करो, जल्दी जाके जीन चेंज करवाओ, ऐसा कहना चाह रहा है वो? नहीं। कॉशन मस्ट गाइड प्रोग्रेस, मतलब क्या चौकन्ने होके ही तुम्हें प्रोग्रेस करनी है, कॉशियस होके, कि तुम उसका गलत यूज तो नहीं कर रहे, कॉशियस होके करना है काम को। आंसर क्या बनेगा गाइस? सी फॉर कैट बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी जरा। अरे ठीक है, चले आगे।
लो छोटा सा एकदम दे दिया है जो है पैसेज, और जिसके यहाँ आया होगा उसकी मौज ही आ गई होगी, जिसके यहाँ आया होगा ऐसा हो गया होगा एकदम बिल्कुल बल्ले ही बल्ले, समझे। गांधी जी दांडी मार्च की बात करिए यार, इसमें मतलब नहीं यार, इतना थोड़ा ठीक बात आए ऐसे थोड़ी। चलो खैर आ जाओ। दांडी मार्च जो है, थीम क्या है, दांडी मार्च सेक्टर इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इन 1930। थीम के बारे में बता रखा है उन्होंने शुरू में, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी स्टार्टेड पीसफुल प्रोटेस्ट कॉल्ड द दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने पीसफुल प्रोटेस्ट दांडी मार्च के नाम से शुरू किया। ही एंड हिज फॉलोअर्स वॉक्ड 240 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, अ विलेज नियर सी। समुद्र के पास एक दांडी नाम का गांव था साबरमती आश्रम के पास, वहां पर वो गए, उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा करी। द पर्पज ऑफ मार्च वॉज टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश लॉ दैट टैक्स्ड सॉल्ट। क्या पर्पस था उसका, ब्रिटिश लॉ के खिलाफ क्या करना, मार्च करना, जिन्होंने नमक के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट इज द बेसिक नीड ऑफ फॉर एवरीवन एंड गांधी जी बिलीव्ड इट वाज अनफेयर टू मेक पीपल पे फॉर इट। गांधी जी कह रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो सबका जो है बेसिक अधिकार है, उसके ऊपर टैक्स लगाना गलत है, ठीक है। मार्च के टाइम पे क्या हुआ, मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन है, बहुत से लोगों ने उनको ज्वाइन किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी वो मूवमेंट को रोके, लेकिन गांधी जी जो है बहुत शांति से आगे बढ़े और पीसफुली आगे बढ़े। उन्होंने जो है ही मेड सॉल्ट फ्रॉम द सी एट दांडी, दांडी नाम की जगह पे जाके उन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया समुद्र से निकाल के। ब्रेकिंग द लॉ इन अ नॉन वायलेंट वे, और उन्होंने नियम को तोड़ा नॉन वायलेंट वे में, है ना, उन्होंने एकदम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करी, तो नॉन वायलेंट वे में उन्होंने ब्रेक कर दिया लॉ को। इट शॉट द वर्ड दैट पीसफुल प्रोटेस्ट कुड बी पावरफुल। इस बात ने दिखाया कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी पावरफुल हो सकता है। आगे हम क्या देखते हैं साहब, इवन टुडे इट इज रिमेंबर्ड एज अ ब्रेव स्टेप इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये एक ब्रेव स्टेप माना जाता है इंडिया के जो है उसमें इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में, ठीक है। नेक्स्ट, हु लेड द दांडी मार्च, बताओ साहब, दांडी मार्च किसने लेड किया था, भाई महात्मा गांधी ने किया था यार, इसमें क्या बताना साहब। नेक्स्ट बताओ, वाई वॉज द मार्च स्टार्टेड, क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि एजुकेशन को सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस क्या करना था, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना था। गांधी जी ने नियम क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, हाउ, कैसे तोड़ा साहब, सॉल्ट बनाया सी से निकाल के, वही है सी फॉर कैट आ गया। व्हाट, कितने डिस्टेंस कवर करी साहब, 240 किलोमीटर कवर करी। व्हाट डज द दांडी मार्च सिंबलाइज टुडे, क्या सिंबलाइज करता है वो, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड करेज, हो सकता है साहब। मार्चिंग फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए मार्च कर रहे थे, गांधी जी को तंदुरुस्त होना था, ऐसा कुछ है नहीं है। टैक्स कलेक्शन बाय ब्रिटिश, क्या वो दांडी मार्च टैक्स कलेक्शन को जो है सिंबलाइज करता है, नहीं, टैक्स कलेक्शन तो था उसको, लेकिन तोड़ा गांधी जी ने, तो सिंबलाइज टैक्स कलेक्शन को नहीं करेगा। वायलेंस, वायलेंस तो था ही नहीं, गांधी जी के नाम में वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस कहां से आ गया, गांधी जी नो वायलेंस, ठीक है। क्या बनेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड करेज, ठीक है, करेज दिखाया और पीसफुल शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करा, ये हमारा आंसर हो गया साहब। लो जी 14, एल्गोरिदम की बात हो रही है, ठीक है। 14 नंबर देखो, टाइम तो है भी बहुत, पूरा ही कर लेंगे आज, मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, कंप्लीट करके ही घर जाएंगे आज, नहीं मानेंगे। 16 नंबर, 14 नंबर देखो साहब, आसान सा लग रहा है क्या कुछ, देखो साहब मैं थोड़ा समझा देता हूं। एज एल्गोरिदम इंक्रीजिंगली क्यूरेट अवर डिजिटल एक्सपीरियंस, क्यूरेट का मतलब होता है साहब केयरफुली सेलेक्ट, क्यूरेट होता है किसी चीज को केयरफुली सेलेक्ट करना, यहां पर मीनिंग है एल्गोरिदम जो है इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ते रूप से हमारे जो है, हमारा जो टेस्ट है, हमारा डिजिटल एक्सपीरियंस है, उसको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। एल्गोरिदम ही बताता है कि भैया क्या तुम देखना चाहते हो क्या नहीं। तुम्हारे सामने मेरी वीडियो पहुंची होगी, दैट इज व्हाट एल्गोरिदम नोज। एल्गोरिदम को पता है कि तुम्हें एसएससी के एग्जाम में, एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता है, एल्गोरिदम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, ठीक है। और बाकी फायदा नुकसान तो तुम बताओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट वी रीड, वॉच, बाय और इवन whom वी डेट, ठीक है। चलो साहब, किसे डेट कर रहे हैं, कि क्या खरीद रहे हैं, किसके लिए, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये दे क्वाइटली शेप आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, ये सब का सब एल्गोरिदम ही देख रहा है। दिस फिनोमिनन नोज एज एल्गोरिदम, एल्गोरिदमिक लिविंग। ये जो फिनोमिनन है ये किसको जो है दिखाती है, एल्गोरिदमिक लिविंग, कि तुम जीवन जो जी रहे हो एल्गोरिदमिक ही है, एल्गोरिदम ही बता रहा है कि तुम क्या जी रहे हो, सही जी रहे हो गलत जी रहे हो। प्रोमिसेस एफिशिएंटली बट रिस्क इरोडिंग ऑटोनॉमी, क्या करता है, प्रॉमिस करता है एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है, बट रिस्क इरोडिंग ऑटोनॉमी। लेकिन ये प्रॉमिस तो कर रहा है एफिशिएंसी, तुम एफिशिएंट हो पा रहे हो, सक्षम हो पा रहे हो, जो तुम्हें चाहिए एल्गोरिदम दे रहा है। तुम फोन के कान में कह दो 2 बार शूज 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 शूज, तो वो तुम्हें बता देगा शूज दे के,
समझे, कि तुरंत 2-4 मिनट बाद तुम्हारे में शूज के ही फोटोज बने आएंगे। तुम कल बात कर लो नाइकी के शूज की, सुबह हो सकता है तुम्हारे में ऐड आ रहा हो। दैट्स हाउ एल्गोरिथम वर्क। सब सुनता है भाई फोन। आ जाओ जरा, क्या कह रहा था मैं इसके बाद? हाँ, तो ये एफिशिएंट तो है, प्रॉमिस तो करता है। ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है क्या कर रहा है, ये एफिशिएंसी तो शो कर रहा है, लेकिन ऑटोनॉमी को एरोड कर रहा है। एरोड का मतलब जड़ से हटा फेंकना, जड़ से हटाना। ऑटोनॉमी को ये हटा रहा है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, जो तुम खुद करते हो। ऑटोनॉमी मतलब मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा, दैट्स माय ऑटोनॉमी। तो वो चीज है कि भाई जो ऑटोनॉमी को खत्म कर रहा है। व्हेन चॉइसेस आर फिल्टर्ड थ्रू प्रेडिक्टिव सिस्टम, जब चॉइसेस तुम्हारी फिल्टर करी जाती है प्रेडिक्टिव सिस्टम के द्वारा, पर्सनल एजेंसी में वीकन, जो तुम्हारी पर्सनल जो है एजेंसी है वो वीक हो जाती है। मतलब तुम्हारा पर्सनल चीजें, जो तुम्हारा सोचने का नजरिया है वो वीक हो जाता है, क्योंकि वो फिल्टर तो वही करके दे रहा है। एंड इंडिविजुअल्स माइट मिस्टेक कन्वीनियंस फॉर कंट्रोल। कई बार जो है कंट्रोल के लिए कन्वीनियंस जो है उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि भाई वो सेलेक्ट करके दे रहा हमें। मोर ओवर एल्गोरिदम पर्सनलाइजेशन ऑफन ट्रैप्स यूजर इन फीडबैक लूप्स। कई बार क्या होता है, एल्गोरिज्म जो है पर्सनलाइजेशन, एल्गोरिदम जो पर्सनलाइज करके तुम्हें देगा वो तुम्हें फीडबैक लूप में फंसा लेता है। कहाँ गया फीडबैक लूप? मैं सामने तो पढ़ रहा था, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा मुझे फीडबैक लूप? ये रहा। फीडबैक लूप में कैसे भाई, कई बार ऐसा होता है किसी सामान के जानबूझ के तुमने फीडबैक अच्छे डलवा दिए, वो सामान अच्छा है नहीं, तो फीडबैक लूप में फंस गए तुम। ठीक है, ये वाली बात वो कहना चाह रहा है ना। रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस एंड लिमिटेड एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ज्यादा दूर का नहीं सोच पा रहे, बहुत लिमिटेड सोच पा रहे हैं, रिव्यूज को देख के ही जज करना है, गलत हो जाएगा कई बार। हमेशा नहीं, लेकिन बहुत बार होता है। ओवर टाइम दिस कैन लीड टू कॉग्निटिव नैरोइंग, वेयर यूजर बिकम लेस ओपन टू अल्टरनेटिव व्यूज और न्यू आइडियाज। कई बार क्या होता है, इससे जो है यूजर है वो लेस ओपन टू अल्टरनेटिव व्यूज, अपने अल्टरनेटिव व्यूज के लिए कम हो जाता है, नए आइडियाज उसके दिमाग में नहीं आते हैं। एल्गोरिदम आर नॉट इनहेरिटेंटली हार्मफुल, जो इनहेरिटेंटली हार्मफुल नहीं है। तुम सोचो शुरुआत में ही बिल्कुल वो तुम नुकसानदायक है, एल्गोरिदम तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं। लेकिन देयर अनचेक्ड इन्फ्लुएंस रेजेस एथिकल कंसर्न अबाउट मैनिपुलेशन एंड पैसिव कंजप्शन। जो कई बार जो तुम्हें जबरदस्ती कोई चीज जो है बिठा देता है ना, बिना चेक किए किसी चीज को तुम्हारे सामने भेज दिया जो काम की है भी नहीं, है ना। जैसे तुम YouTube से सुबह से शाम तक वीडियोस देखते हो, तुमने 100 वीडियोस देखी, लेकिन तुम्हें लगा काम की तुम्हारे 5 थी, तो बाकी जो 95 थी वो तुम्हारे काम की नहीं थी। या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमने कोई जो है चीज़ें ढूंढनी शुरू करी, तुम्हें 4 वीडियो देखी, 4 में से तुम्हें 1 पसंद आई, 3 पसंद नहीं आई साहब, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो पढ़ने की है, चाहे वो किसी वीडियो को देखने की है, चाहे वो ब्लॉगिंग है। तो वो वाली चीज़ है कि वो YouTube ने रिकमेंड तो तुम्हें कर दिया, लेकिन काम की तुम्हारी एक ही थी। कई बार जो है कि अनचेक्ड इन्फ्लुएंस का मतलब कई बार गलत चीज़ तुम्हारे सामने आ गई, जो चीज़ जरूरी नहीं है, तो जो है इससे मैनिपुलेशन आ जाता है और पैसिव कंजप्शन हो जाता है। तुम्हें नहीं देखनी, फिर भी तुमने कंज्यूम कर लिया वो, ठीक है। ट्रू डिजिटल वेलबींग डिमांड क्रिटिकल अवेयरनेस। कई बार हमें जो ट्रू डिजिटल वेलबींग है डिमांड्स क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब है तुम्हें दिमाग से सोचना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि क्या चीज़ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ये है ना। उसके बाद कह रहा है नॉट ऑफ द मशीन बट ऑफ हाउ वी इंगेज विद इट, कि मशीन को लेके जो है अवेयरनेस नहीं, हाउ वी इंगेज विद इट, कि हम उसको कैसे जो है इंगेज कर रहे हैं, कैसे हम एल्गोरिथम को अपने अंदर जाने दे रहे हैं, खुद में बसा ले रहे हैं, जो ये कह रहा है इसकी मान ले रहे हैं, ठीक है। इन अ वर्ड इंक्रीजिंगली ऑप्टिमाइज्ड फॉर अस, ठीक है। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट द एल्गोरिथम शोज। क्वेश्चन ये नहीं कि एल्गोरिथम क्या दिखाता है, बट वेदर वी आर स्टिल चूजिंग टू लुक बियॉन्ड इट, कि जो दिखा रहा है तुम उसको फिर भी देखना चाहते हो, तुम्हारे काम का नहीं फिर भी तुम उसको फॉलो कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि क्या हम फिर भी उसको देखना चाह रहे हैं, बियॉन्ड उसके देख रहे हैं, हम अपने आप को जो है सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बताओ साहब, ये आ गए क्वेश्चन तुम्हारे सामने। बड़ा कर दूं थोड़ा सा अगर आप कहें तो? चलो साहब, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ एल्गोरिथम लीविंग। एल्गोरिथम लीविंग का मेन कंसर्न क्या है साहब? मेन कंसर्न है हमारा फास्टर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, फिजिकल एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही नहीं, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट बढ़ रही नहीं, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी ड्यू टू फिल्टर्ड चॉइस। तुम्हारी ऑटोनॉमी खत्म हो रही है, तुम अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे, सब कुछ एल्गोरिथम ही तुम्हें करके दे रहा है। नेक्स्ट, फीडबैक लूप में तुम कैसे फंसते हो साहब? फीडबैक लूप का मतलब क्या है? रैंडमाइज सर्च रिजल्ट, कोई भी सर्च रिजल्ट आ जाएगा रैंडमाइज, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम सोशल मीडिया यूजर्स, ठीक है, मान सकते हैं साहब। एक मिनट रुको, ऑप्शन थोड़ा और देख ले। टेक्नोलॉजिकल मालफंक्शन, एमएल कहीं आ जाए तो उसका मतलब नेगेटिव से होता है। टेक्नोलॉजिकल मालफंक्शन मतलब कोई टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक हो गई, आप ये कहना चाह रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। रिपीटेड एक्सपोजर टू सिमिलर कंटेंट, रिपीटेड एक्सपोजर टू सिमिलर कंटेंट,
फीडबैक लूप का मतलब यही है, बार बार तुमने किसी चीज़ पे फीडबैक पॉजिटिव जाएगा। वैसे तो आंसर सी भी हो सकता है, सोशल मीडिया यूजर का फीडबैक जो आ जाए, लेकिन यहाँ पर बेहतर आंसर बी फॉर बॉल बनेगा। ठीक है, रिपीटेड एक्सपोजर टू सिमिलर कंटेंट, मतलब बार बार तुम्हें एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, बिकॉज या तो उसको प्रमोट कर दिया गया, किसी चीज़ को क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति अपने चीज़ को प्रमोट कर देगा, उस पर ऐड लगा देगा, वो बार बार तुम्हें दिखाएगा। अब वो अच्छी है बुरी है, बार बार ऐड दिखाएगा तो भी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है सिमिलर कंटेंट तुम्हें बार बार दिखेगा। हाउ डज एल्गोरिथमिक लिविंग इफेक्ट थिंकिंग ओवर टाइम, कैसे काम करता है साहब ये? इट एनहेंस क्रिएटिव थिंकिंग, इट एनकरेज साइंटिफिक रिसर्च। क्रिएटिव थिंकिंग को एनहेंस करता है, साइंटिफिक रिसर्च को एनहेंस करता है। इट नैरोज पर्सपेक्टिव एंड रिड्यूस ओपननेस, पर्सपेक्टिव को तुम्हारे नैरो करता है और ओपननेस को भी क्या करता है, कम करता है। तुम ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें दिख रहा है उतना ही सोच पा रहे हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है, नहीं। फायदे बहुत ज्यादा नहीं, नुकसान ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सजेस्टेड एज द वे ऑफ मेंटेन डिजिटल वेलबींग। क्या सजेस्ट करा गया है भाई डिजिटल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए? ABCD बताओ जरा। ऑनलाइन कंटेंट को इग्नोर करो, फॉलो ओनली एल्गोरिथमिक सजेशन, केवल एल्गोरिथमिक सजेशन को ही फॉलो करो, बाकी किसी को मत करो। गलत हो गया साहब। प्रैक्टिस क्रिटिकल एंगेजमेंट, सबसे लास्ट लाइन में यही तो कहा गया। एंगेजमेंट तो रखो, एल्गोरिथम दे रहा है, लेकिन क्रिटिकल दिमाग लगा के, ऐसा नहीं जो उसने कहा वो ठीक है। तो आंसर बनेगा C फॉर कैट। स्क्रीन टाइम को बढ़ा दो तो गलत हो गया, ये तो किसी कीमत पर नहीं करना है। व्हाट डज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है साहब बताओ। पैसेज की टोन क्या है, कैसी टोन हो सकती है बताओ जरा। देखो एक बात पक्की है कि ह्यूमरस नहीं है, पूरे पैसेज में कहीं से लेकर कहीं तक मजाक नहीं हुई, यह हो गई। बताओ जरा, कहीं से कहीं तक ह्यूमरस तो नहीं था साहब, एक बात तो पक्की है, बताओ जल्दी। ह्यूमरस था? कहीं भी ह्यूमरस हो तो बता दो। उसके अलावा एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब एनर्जी से भरा हुआ, हम जाके ये करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, नानी के घर जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंथुजियास्टिक भी नहीं है साहब। उसके अलावा डिसमिसिव और स्केप्टिकल, रिफ्लेक्टिव एंड कॉशियस। बताओ साहब जरा। देखो मेरे हिसाब से डिसमिसिव तो देखो, डिसमिसिव नहीं, उसने कहा कि एल्गोरिथम गलत नहीं है, लेकिन तुम उसको कैसे कंज्यूम करते हो ये बहुत जरूरी है। तो तुम्हें उसको कंज्यूम करते हुए क्रिटिकल एंगेजमेंट रखना है। गलत नहीं है, अच्छी चीज है, तुम्हें जो है फिल्टर करके चीजें मिल रही हैं, तुम्हें कोई रिकमेंडेशन आ रही, तुम्हें जरूरत है उस चीज की रिकमेंडेशन आ जा रही है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो, चालू हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी सोच के उसने कहा तुमने मान लिया। तो आप डिसमिसिव भी नहीं कह सकते कि उसने डिसमिसिव जो है बताया है एल्गोरिथम को, आप कहेंगे रिफ्लेक्टिव एंड कॉशियस, कि तुम्हें चौकन्ना रहना थोड़ा सा। और रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील, एक बार विचार करना उस बात को लेके। रिफ्लेक्टिव का मतलब है जो चीज तुम्हारे सामने आई है उसके बारे में सोचना भी है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम डम होकर बैठ गए। आंसर बनेगा क्या, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोटा ही लग रहा है पैसेज, थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए बड़ा कर देते हैं, बाद में बच्चे कहते हैं सर बड़ा कर दीजिए। ठीक है, देखो भाई, इन टूडेज डिजिटल एज कन्वीनियंस ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी। कन्वीनियंस जो है कई बार कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी। जब तुम्हें कोई कन्वीनियंस चाहिए तो कन्वीनियंस के बदले तुम्हें किस चीज का दाव लगाना पड़ता है, अपनी प्राइवेसी को दाव पे लगाना पड़ता है कन्वीनियंस के लिए। एवरी टाइम अ यूजर ब्राउजर्स अ वेबसाइट, क्लिक्स अ लिंक, कभी भी कोई यूजर वेबसाइट पे जाता है, किसी लिंक पर क्लिक करता है, किसी ऐप को ओपन करता है, वो साइट डेटा को तुम्हारे कलेक्ट कर लेती है। कई बार वो साइट तुम्हारे डेटा को कलेक्ट कर लेती है, समटाइम्स विदाउट देयर नॉलेज, तुम्हें पता भी नहीं होता जो डेटा कलेक्ट हो गया। कंपनीज क्या करती हैं, इस इंफॉर्मेशन को एड्स चलाने के लिए जो है काम में लेती हैं। इससे डेटा का जो व्यक्ति है उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट होता है। इसका क्या होता है, बिहेवियर प्रिडिक्ट होता है। ठीक है, और कई बार ये जो है, ये जो इनसाइट है, ये डेटा है, इसको थर्ड पार्टीज को बेच देती हैं। थर्ड पार्टीज को क्या कर देती है, बेच देती है कि मेरे काम का नहीं तुम्हारे काम का है, ले लो। ठीक है, बहुत चोरी होती है भाई डेटा की इस प्रकार से, बहुत ज़्यादा। वाइल दिस कैन लीड टू बेटर सर्विसेज, कई बार ये चीज़ जो है बेटर सर्विसेज को लीड कर सकता है। सही बात है, कई बार डेटा जो है काम में आ सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो रेजेस एथिकल कंसर्न। भाई हर पैसेज में एथिकल कंसर्न की बात हो रही है, तुम सोचो। ठीक है, ये एथिकल कंसर्न भी तुम्हारे सामने पैदा करता है साहब। हु कंट्रोल्स दिस डेटा, इस डेटा को कौन कंट्रोल करता है। हाउ इट इज स्टोर, ये कैसे सेव होता है। हाउ कैन यूजर्स ट्रूली ऑप्ट आउट, इससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, जो यूजर है वो कैसे इससे ऑप्ट आउट हो सकता है, वो बिना ऑप्ट आउट है मतलब वहां से बाहर कैसे निकले, उसको पता ही नहीं है, वो उसमें फंस चुका है। ठीक है, तो ये कहानी है। ऑप्ट आउट का मतलब है टू चूज नॉट टू पार्टिसिपेट नहीं कर पाना, मतलब तुम्हारी मर्जी ना हो ना, फिर भी तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैनी पीपल एक्सेप्ट
टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत से पीपल जो है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देते हैं विदाउट रीडिंग देम, उनको बिना पढ़े, जो कि गलत है। अननोइंगली गिविंग परमिशंस फॉर डेटा ट्रैकिंग, और अननोइंगली क्या करते हैं, गिविंग परमिशन, वो परमिशन दे देते हैं फॉर डेटा ट्रैकिंग। वो कहते हैं कुकी वो डेटा ले लें या ले लें, वो ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो उसको क्या कर लेते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जेन्युइनली उसकी आवश्यकता नहीं है, समझे नहीं। कई बार जो है डेटा लेके वो उसको यूज़ कर लेते हैं, हम यस कर देते हैं, कभी परमिशन मांगता है हम यस कर देते हैं। भाई सोच समझ के तुम कहाँ दे रहे हो डेटा, ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो साहब, और क्या बात थी साहब इसके बाद, ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। सम कंट्रीज हैव पास लॉज टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा, कुछ कंट्रीज ने यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए नियम जो है, कानून जो है पास कर दिए हैं साहब, बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वीक, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा क्या रह जाता है, वीक रह जाता है। कई बार हम कह रहे हैं नियम बनाए गए हैं कि डेटा चोरी नहीं होगा, लेकिन इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे उसको, क्या फायदा फिर उसका। सर्विलेंस टूल्स ग्रो स्मार्टर, जो सर्विलेंस टूल्स हैं ग्रो स्मार्टर, उनको सर्विलेंस जो टूल्स हैं, जो सर्विलेंस वाले हैं, जो देख रहे हैं कि किसी ने डेटा चुरा लिया, इनको थोड़ा स्मार्टर होने की क्या है, आवश्यकता है साहब। द लाइन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट बिकम्स ब्लर्ड, जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच की लाइन है वो क्या हो चुकी है, ब्लर हो चुकी है। कहने का मतलब कोई चीज़ है जो तुम पब्लिक में कर सकते हो, कोई चीज़ है जो तुम प्राइवेटली कर सकते हो, कोई डेटा जो तुम पब्लिक में दे सकते हो, कोई डेटा तो जो तुम पब्लिक में देना नहीं चाहते, इनके बीच की जो लाइन है, कुछ भी पब्लिक नहीं रह गया, कुछ भी प्राइवेट नहीं रह गया, सब कुछ जो है उसके बीच की जो लाइन है वो क्या हो चुकी है साहब, ब्लर हो चुकी है। उसके बीच की लाइन क्या हो चुकी है, ब्लर हो चुकी है। इंडिविजुअल्स मस्ट नाउ लर्न टू बैलेंस द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअल्स को बैलेंस टू लर्न टू बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बैलेंस जो है, जो जो उसके फायदे हैं उसको कैसे बैलेंस करें, कहीं ना कहीं फायदे के चक्कर में तुम नुकसान ना करा लो डेटा दे के सामने। विद द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के साथ में सीखना है हमें, ऐसे नहीं बिना राइट टू प्राइवेसी के। अ टास्क दैट रिक्वायर्स अवेयरनेस, रेगुलेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या आवश्यक है, अवेयरनेस आवश्यक है, रेगुलेशंस आवश्यक है, नियम कानून जरूरी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। किसके लिए, इस प्रकार के डिजिटल बिहेवियर के लिए ये सब जरूरी है, कहीं तुम्हारा कोई डेटा ना चुरा ले। देखना जरा साहब, क्वेश्चंस बड़े कर दूं थोड़े से, जितने हो पाए। ये लीजिए आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं, आसान सा एक जो है पैसेज है आपके सामने। मेन कंसर्न किस बात से रेज होता है साहब, मेन कंसर्न क्या है, लैक ऑफ इंटरनेट स्पीड, बताओ जरा। इंटरनेट स्पीड जो है वो लैक कर रही है, बताओ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाई कॉस्ट ऑफ मोबाइल डेटा, गलत। थ्रेट्स टू डिजिटल प्राइवेसी, डिजिटल प्राइवेसी को थ्रेट है, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज यूजर डेटा ऑफन कलेक्टेड, कैसे कलेक्ट करा जाता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से, प्रिंटेड फॉर्म में अप्रूव कर रहे हैं, विदाउट यूजर बीइंग फुल्ली अवेयर, यूजर को अवेयर भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, लेकिन उसने डेटा यूज कर लिया तुम्हारा, आफ्टर साइनिंग हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम्हें पता भी नहीं चलता, डेटा तुम्हारा उठा लिया जाता है। व्हाट डज द पैसेज से अबाउट लॉज प्रोटेक्टिंग डेटा, पैसेज क्या कहता है लॉज किस नियम के बारे में जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, उस बारे में पैसेज क्या कहता है। कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग और ग्लोबल जो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल है लॉज जो है इसको लेके, सभी कंट्रीज में स्ट्रिक्ट लॉज हैं। दे एग्जिस्ट बट दे पुअरली एनफोर्स्ड, कि नियम तो हैं डेटा को जो है बचाने के, प्रोटेक्ट करने के, लेकिन दे पुअरली एनफोर्स्ड, वो लागू जो है बहुत खराब तरीके से होते हैं, ठीक है। अननेसेसरी है, ये तो गलती हो गया अननेसेसरी वाला। नेक्स्ट आ जाओ साहब, व्हाट इज वन पॉजिटिव यूज ऑफ यूजर डेटा मेंशन इन द पैसेज। पॉजिटिव यूज क्या है साहब, बड़ा मुश्किल काम है ढूंढना। स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, हमारा सर्विस एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है डेटा से। हमें क्या चीज चाहिए, किस प्रकार की चीज चाहिए, डेटा इस बात को बता देगा। किसी ने डेटा इकट्ठा करा, दूसरी साइड को दे दिया, उसने बताया कि इसको ये चीज पसंद है साहब, तो तुम्हें वही चीज रिकमेंडेशन में आ गई साहब, तो इस तरीके से तुम्हारा फायदा हो सकता है साहब। ग्लोबल एक्सेस को ब्लॉक करता है, गलत। पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव थोड़ी पूछा है। सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए, नहीं। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, ऑथर जो सजेस्ट करता है इज नीडेड, वो आवश्यक है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसी क्या चीज है जो ऑथर कहता है कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। सबसे लास्ट लाइन, अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये सब चीजें क्या हैं, जरूरी हैं, बताओ जरा। अच्छा एक चीज और है, स्ट्रॉन्गर सर्वेलेंस टूल्स की भी आवश्यकता है तो सही ना, आवश्यकता तो है, लेकिन जो है लास्ट में उसने ये बात कही ना, देखो ऑथर के हिसाब से कहाँ गया, इंडिविजुअल मस्ट नाउ बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी विद द राइट टू प्राइवेसी। टास्क दैट रिक्वायर्स, एक टास्क जिसमें जरूरत है किसकी, अवेयरनेस की, रेगुलेशंस की, और रेस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर की आवश्यकता है, ऑथर ये कहता है। तो इस हिसाब से आंसर भाई सी फॉर कैट ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, 16 नंबर लास्ट पैसेज, छोटा सा पैसेज, उसके बाद चलेंगे अपने अपने घर, टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। एक बार जरा देख लेना, देखो जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ग्रेजुअली इन ट्रांसफॉर्मिंग द वे स्टूडेंट्स लर्न। भाई सब जगह AI है, समझे, कहीं AI से नहीं बच सकते तुम, सारे पैसे AI पे कराए मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग द वे स्टूडेंट्स लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं इस तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फ्रॉम वर्चुअल ट्यूटर्स टू पर्सनलाइज लर्निंग पाथ्स, पहले ट्यूटर्स जो है ऑफलाइन होते थे, अब वर्चुअल ट्यूटर्स हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वर्चुअली, ठीक है, नहीं जो है ट्यूटर्स टू वर्चुअल, वैसे वो वाले भी आते हैं जो पर्सन है ही नहीं, उसकी भी बात चल रही हो सकती है कि वो पर्सन नहीं है लेकिन AI ने बना के दे दिया, ठीक है। वर्चुअल ट्यूटर्स टू पर्सनलाइज लर्निंग पाथ, पर्सनलाइज लर्निंग पाथ का मतलब है हर बच्चे के लिए अपना अलग लर्निंग पाथ, सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, हर एक के लिए लर्निंग पाथ भी अलग है, वो ये कहना चाह रहा है। AI हेल्प्स आइडेंटिफाई ईच लर्नर्स स्ट्रेंथ, AI हर बच्चे की स्ट्रेंथ बताता है, उसकी कमजोरी बताता है, और इस डेटा से स्पेसिफिक टॉपिक जो स्टूडेंट्स को इंप्रूव करने हैं, AI ये भी बता सकता है कि कौन से टॉपिक उसको इंप्रूव करने हैं, ठीक है। आजकल स्कूल्स भी AI चैटबॉट्स का यूज कर रहे हैं बेसिक क्वेरीज के लिए, ठीक है, नहीं टीचर्स पे प्रेशर भी इससे कम होता है, टीचर्स को कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई आफत चाहिए तो आदमी उससे पता कर सकता है, AI मदद कर सकता है, ठीक है। और हाउएवर एक्सपर्ट्स वार्न दैट ओवर डिपेंडेंस ऑन AI में लिमिट क्रिटिकल थिंकिंग, क्या कि भाई अगर ओवर डिपेंडेंस हो जाओगे AI के ऊपर तो इससे क्या होगा, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी, मतलब तुम्हें हर चीज का आंसर के लिए फिर AI चाहिए, अगर तुम AI पे डिपेंडेंट हो गए तो ये चीज तुम भी फील करते होंगे, जब तुम ज्यादा AI चलाने लगते हो तो तुम लगता है हर बात का आंसर कौन दे देगा, AI दे देगा। जब तुम्हें 4 लाइन इंग्लिश की बनानी है ना तो तुम्हें लगेगा यार AI की मदद ले लूँ, क्योंकि तुमने एक बार मदद लेनी शुरू कर दी तो हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज के, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को मार देता है तुम्हारी वो। इफ स्टूडेंट्स रिलाई टू मच ऑन मशीन्स फॉर आंसर्स दे में लूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही खत्म हो जाएंगी अगर बहुत ज्यादा रिलाय कर लोगे किस पे, AI पे। देयर आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी की भी बात है भाई, जब कभी तुम चैट GPT खोलते हो तुम्हें खुलते ही कहता है कि कोई भी अपनी पर्सनल फोटो इस पे अपलोड मत करा करो, वो तुम्हें खुद ही कहता है कि भाई डेटा प्राइवेसी की दिक्कत हो सकती है, पर्सनल मत डालना, वही चीज है। नेक्स्ट आओ, देर आर ऑल्सो कंसर्न, ठीक है ये हो गया। स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स परफॉर्म डेटा इज स्टोर्ड ऑनलाइन, जो जब स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस डेटा है वो ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। डेस्पाइट दिस इशू मैनी एजुकेटर्स बिलीव AI कैन बी यूजफुल टूल व्हेन यूज्ड वाइजली, और ये दिक्कत होने के बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट जो है, बहुत से एजुकेटर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ये यूजफुल टूल हो सकता है अगर हम इसको कैसे यूज करें, वाइजली, एकदम बुद्धिमानी से यूज करें, बिल्कुल सही बात है यार। नेक्स्ट आओ, लाइक एनी टेक्नोलॉजी द की लाइज इन बैलेंसिंग ह्यूमन गाइडेंस, किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह कीज जो चाबी है इसको सही तरीके से यूज करने की किस पर निर्भर करती है, बैलेंसिंग ह्यूमन गाइडेंस, ह्यूमन गाइडेंस को जो है बैलेंस तरीके से चलना है विद मशीन एफिशिएंसी, है ना, मशीन एफिशिएंसी को जो है ह्यूमन गाइडेंस के साथ बैलेंस करके चलना है, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा यूज कर लो उसको, ठीक है साहब। एक बार पेज बड़ा कर लेते हैं आपके लिए क्योंकि लास्ट है, और ठीक है साहब लिखना शुरू करते हैं। आप जो है एक बार क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, मतलब लगा सकते हैं पॉज करके, वरना मैं बताना शुरू करता हूं। एजुकेशन में मेनली कैसे हेल्प करता है साहब, बताना जरा, बताओ कैसे, मार्क्स देके, पर्सनलाइज लर्निंग करके, फिक्स स्कूल बिल्डिंग्स करके ना, पर्सनलाइज लर्निंग कैसे, पर्सनलाइजिंग लर्निंग, हर बच्चे के लिए अपनी उसकी पर्सनलाइज हिसाब से लर्निंग उसको दे दी, उसको एक्सरसाइज दे दी, उसको ये कमजोर है ये दे दो। रिस्क क्या है साहब, कॉस्ट ज्यादा है, क्लासरूम कम है, पुअर थिंकिंग स्किल्स पुअर हो जाएंगी तुम्हारी, ज्यादा सोच नहीं पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, AI चैटबॉट यूज स्कूल में किए जाते हैं क्या करने के लिए, मॉनिटर कैमरास, एग्जाम लेने के लिए, इंटरव्यू के लिए ना, टू आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, स्टूडेंट के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। नेक्स्ट देखो, कंसर्न क्या है रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड कंसर्न क्या है, अटेंडेंस ड्रॉप, इंटरनेट स्पीड, एग्जाम चीटिंग या डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी, तुमने कुछ डाला वो वहां चला गया ऑनलाइन, किसी के पास है तुम्हारा डेटा। फाइनल एडवाइस ऑथर की क्या है, क्या करें, टीचर को रिप्लेस कर दें, केवल AI को यूज करें, या बैलेंस रखें टेक और ह्यूमन इनपुट का, मनुष्य भी अपना इनपुट दे और टेक भी दे। केवल टेक पर रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, केवल मनुष्य पर रहोगे तो भी तुम जमाने से पीछे रह जाओगे। तो ये कुछ कहानी थी लर्न इंग्लिश विद निर्भय, और उसके साथ है एक बड़ा सा थैंक यू, ठीक है। पैसेजेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद मुझे लगता है मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करा दिया आपको, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका पूरा हो गया है, और ग्रामर आपकी पूरी हो गई है स्टेनोग्राफर की, केवल वोकैबुलरी के क्वेश्चन बचे हैं, 5-6 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। डेली आपकी क्लास होती है, जुड़े रहा करिए, और QR अगर ये जनरेट कर दे तो मैं आपको दे देता हूँ, अरे वाह तुरंत जनरेट एक्सपोर्ट हो रहा है तुरंत, कई बार अच्छा काम करता है कई बार ये, ठीक है।
और स्टे कनेक्टेड, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बने रहो साथ में। PDF के लिए इस पर स्कैन कर लेना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।